हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। करियर पॉइंट नामली यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अग्निवीर आर्मी के भर्ती परीक्षा पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो न कोई देरी करते हुए चलो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। चलिए बच्चों, पहले हम आर्मी अग्निवीर के पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। किस प्रकार से आर्मी के अग्निवीर की, अगर आप जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस प्रकार का पैटर्न परीक्षा में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए परीक्षा में 4 भाग आते हैं और अलग अलग भाग अलग अलग प्रकार का होता है। यानी कि भाग पहला जो आएगा उसमें आपसे सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, दूसरे भाग में सामान्य विज्ञान, तीसरे भाग में गणित एवं चौथे भाग में आपको तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग पूछी जाएगी। ठीक है, 4 भाग होंगे। पहले भाग सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न होंगे, दूसरे भाग सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न होंगे, तीसरे भाग गणित के 15 प्रश्न होंगे। देखा जाए हर एक प्रश्न जो है वह 2 अंकों का रहेगा। इससे आपके अंक हो जाएंगे 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 दूना 30। ठीक, 15 15 15 कितने हो गए? 45 प्रश्न हो गए। बचे 5 प्रश्न वो आपकी तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के होंगे। उसमें भी हर एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। आपके प्रश्न हो जाएंगे कितने? 5 दूना 10। इन सब का टोटल करेंगे, कितने अंकों का प्रश्न पत्र आएगा? 100 अंकों का आपका प्रश्न पत्र आएगा। प्रश्न कितने हो जाएंगे? 45 और 5 कितने प्रश्न हो जाएंगे? 50 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, तो हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि आप 4 प्रश्नों को अगर गलत करेंगे, कितने प्रश्नों को? 4 प्रश्नों को, तो आपका अगर एक प्रश्न सही हुआ है तो वह गलत हो जाएगा। 4 गलत करने पे आपका एक सही वाला प्रश्न भी गलत माना जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है नकारात्मक अंक प्राप्त होना। ठीक है, ये परीक्षा का पैटर्न है एसएससी जीडी का। हम क्या करेंगे बच्चों? हम 10 प्रश्न जनरल स्टडी यानी कि साइंस और जीके के ले लेंगे। 10 प्रश्न जो है वह मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को लेकर रोज हम आपके सामने एक श्रृंखला को प्रस्तुत करेंगे। आवश्यकता बढ़ेगी तो क्वेश्चन को बढ़ा भी सकते हैं। अभी हम कितने क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं? टारगेट 20 प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, प्रश्न वही होंगे जो आपकी परीक्षा में पहले आ चुके हैं। तो चलिए बच्चों, न कोई देरी करते हुए हमारा पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, पहले प्रश्न को हल करें उससे पहले एक काम करते हैं। आप एक कॉपी को ले लीजिए और उसमें जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ 20 प्रश्नों को, उनमें जब पहला प्रश्न पढ़ा जाए तब आप उसको पॉज करके, उसको रोक करके आप उसका उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अंत में जब वीडियो पूरा हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न पहले से आते थे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन ए तुलसीदास, बी महर्षि वेदव्यास, सी वाल्मीकि एवं डी विश्वामित्र। बच्चों, गायत्री मंत्र की बात करें, गायत्री मंत्र आपने सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। सुना है आपने? बराबर। गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वह विश्वामित्र द्वारा की गई थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र द्वारा की गई थी। महर्षि विश्वामित्र की बात करें तो इन्होंने 4 वेदों की रचना की है। कितने वेदों की रचना की है? 4। 4 वेद कौन कौन से हैं? पहला ऋग्वेद, जिसे सबसे पुराना वेद कहते हैं। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। दूसरा अथर्ववेद, तीसरा सामवेद, चौथा यजुर्वेद। तो महर्षि विश्वामित्र ने 4 वेदों की रचना की थी, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। कभी कभी पूछा जा सकता है वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। वेदों की रचना कौन है? विश्वामित्र। तो महर्षि विश्वामित्र ने जो 4 वेदों की रचना की थी उसके ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन किया गया है? गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, 4 वेदों में ऋग्वेद जो है इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। और गायत्री मंत्र में हमें भगवान सविता यानी कि सूर्य
के बारे में जानने को वर्णन मिलता है। ठीक है बच्चे, बाकी प्रश्नों की अगर बात करें, बाकी ऑप्शन की अगर बात करें, तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास जो हैं इनके बारे में जानें तो तुलसीदास की रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। जैसे कि पहली रचना की बात करें रामचरितमानस, ठीक है, और रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका है। इसके गुरु जो थे वह नरसिंह देव थे। तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरसिंह देव थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया है ब्रज भाषा का। ये तुलसीदास के बारे में याद रखिएगा। महर्षि वेदव्यास की बात करें, महर्षि वेदव्यास जो है इन्होंने महाभारत की रचना की थी। ठीक है, और महाभारत में रचित गीता का सार जो कृष्ण द्वारा कहा गया था वह महर्षि वेदव्यास ने अपनी पुस्तक महाभारत, जिसे जय संहिता, क्या कहा जाता है इसे? जय संहिता कहा जाता है, इसमें वर्णन किया है गीता के बारे में। ठीक है, साथ ही में वेदव्यास ने 18 पुराण जो हैं, पुराणों की संख्या कितनी है पूछा जाता है एग्जाम में, कितने पुराण हैं? 18 जो पुराण हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। अच्छा, और एक याद रखना, पुराण में सबसे पुराना पुराण जो है वह मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। इसके बारे में ध्यान रखेंगे। महर्षि वाल्मीकि की बात की जाए, महर्षि वाल्मीकि के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने रामायण की रचना की थी। रामायण के रचिता कौन थे? रामायण के रचिता महर्षि वाल्मीकि थे। महर्षि वाल्मीकि जो है इनका बचपन का नाम था वह रत्नाकर था। ठीक है, रत्नाकर था। ठीक है, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? महर्षि विश्वामित्र ने की थी। इसको ध्यान रखिएगा, बाकी के ऑप्शनों को डिटेल में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तैमूर लंका आक्रमण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1398, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1768, ऑप्शन डी 1565। तैमूर लंका आक्रमण का पूछा है। तैमूर लंका आक्रमण जो हुआ था वह 1398 में हुआ था। कब हुआ था? 1398। जो तैमूर थे उन्होंने भारत पर जब आक्रमण किया उस समय दिल्ली के जो शासक थे वो थे नसीरुद्दीन महमूद। कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद। इनसे उन्होंने युद्ध करके विजय हासिल किया था। कब? 1398 में। ठीक, आक्रमण की बात करें तो बहुत बार आर्मी की परीक्षाओं में आक्रमण या युद्ध से संबंधित प्रश्न अधिकतर बात पूछे गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कलिंग युद्ध की, कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध जो है वह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। तराइन के युद्ध की बात करें तो यह 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192। पानीपत की बात करें 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध पर भी परीक्षा में पूछा जाए तो यह कब हुआ था? 1556। कब हुआ था? 1556। एक कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, तराइन 1192 ईसा में। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। प्लासी की बात की जाए तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो तैमूर लंका आक्रमण कब हुआ? 1398। बाकी युद्ध भी हमने देख ली जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तीसरा प्रश्न देखते हैं। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी सुकरात। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। क्या नाम था सिकंदर के गुरु का? नाम अरस्तु। सिकंदर की बात की जाए तो सिकंदर द्वारा भारत का एक प्रसिद्ध युद्ध है जिसे कहा जाता है पोरस युद्ध। क्या कहा जाता है? पोरस युद्ध, जो 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 326 ईसा पूर्व में। पूछ लिया जाए कहाँ लड़ा गया? झेलम नदी पर। कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। पोरस युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि राजा पोरस और सिकंदर के बीच में यह युद्ध 326 ईसा पूर्व झेलम नदी पर पंजाब पर लड़ा गया था। ठीक है, अभी सिकंदर के गुरु की बात की जाए, सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु है। ठीक है, अरस्तु की अगर बात की जाए तो अरस्तु के गुरु का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अरस्तु के गुरु कौन थे, तो वह थे प्लेटो। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। अरस्तु के द्वारा लिखित ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध है जिसे पॉलिटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिटिक्स। और जीव विज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को बात की जाए तो यह सिकंदर के गुरु थे और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे।
अरस्तु द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा था? पॉलिटिक्स। और अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक। आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस निकटस की बात की जाए तो यह सिकंदर, जो सिकंदर था जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनका सेनापति था। सिकंदर का सेनापति था कौन? सेल्यूकस निकेटर। प्लेटो की बात की जाए तो प्लेटो जो थे वह महान दार्शनिक थे। ठीक है, महान दार्शनिक थे कौन? प्लेटो। ठीक है। सुकरात की बात की जाए तो सुकरात जो थे वो पश्चिम दर्शन के जनक माना जाता है। पश्चिमी दर्शन के जनक, दर्शन के जनक किसे? भारत की आर्थिक राजधानी है, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी देहरादून। भारत की जो आर्थिक राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी कहते हैं और महानगरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, या माया नगरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो मुंबई आर्थिक राजधानी है, महानगरी, माया नगरी, इस नाम से भी मुंबई को जाना जाता है। बात करें अन्य ऑप्शन की, जैसे कि दिल्ली की बात करें, दिल्ली को क्या कहा जाता है? इंद्रप्रस्थ, यानी कि यह दिल्ली जो है यह पूर्व में इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। दिल्ली में स्थित कुछ प्रमुख स्थल हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि लाल किला हो गया, कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार ये भी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और बात की जाए इंडिया गेट की, इंडिया गेट जिसे कर्तव्य पथ कहते हैं, क्या कहा जाता है आजकल? कर्तव्य पथ कहा जाता है, यह भी कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। बात करें बेंगलुरु की, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी इसे कहा जाता है, यानी कि अधिकतर यहाँ पर आईटी कंपनी आपको देखने मिलती है, आईटी कंपनी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी। देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून जो है यह प्रसिद्ध है, यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाए कहाँ स्थित है? देहरादून। तो अभी प्रश्न क्या पूछा गया था? भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो हम क्या जवाब देंगे? मुंबई। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न को समझे उससे पहले कुछ बात ध्यान दीजिएगा। आप हमारी कोचिंग क्लास ऑफलाइन क्लासें लगती है, करियर पॉइंट नामली में हमारी क्लासें लगती है, ऑफलाइन क्लासें हैं जिसमें आपको साइंस जो है वह क्लास लगती है, जीके की अलग से क्लास लगती है, मैथ्स की और रीजनिंग की सभी की अलग अलग क्लास बैच 6 से लेके तो हायर तक आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप हमारी ऑफलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके और आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग बैचें बनाई गई है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम, क्या दिया है? श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा यानी करेंसी क्या है? ऑप्शन ए टका, ऑप्शन बी दिरहम, ऑप्शन सी रुपया, ऑप्शन डी रेनमिंबी या युआन। ठीक, तो श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा है रुपया। क्या है श्रीलंका की मुद्रा? रुपया है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, रुपया केवल श्रीलंका की ही मुद्रा नहीं है, रुपया भारत की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की, मालदीव की, ठीक है, सेशेल्स की, मॉरिशस की, ठीक है, आदि देशों की मुद्रा जो है वह क्या है? रुपया है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस एवं इंडोनेशिया, इन सब की मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? रुपया है। ठीक, बात की जाए टका, तो टका जो है यह बांग्लादेश की मुद्रा है टका। दिरहम की बात की जाए तो यह यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उसकी मुद्रा है दिरहम। और युआन या रेमबिंबी की बात की जाए तो यह चीन की मुद्रा है। ठीक है, तो अभी प्रश्न था श्रीलंका की मुद्रा क्या है, तो जवाब क्या देंगे? रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। कोलकाता शहर किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी हुगली नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। ठीक, तो कोलकाता शहर जो है वह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे हम ध्यान रखेंगे। ठीक, दामोदर नदी की अगर बात की जाए, ठीक है, तो यह जो नदी है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक इस नदी को कहा जाता है। कोसी नदी की बात की जाए तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अच्छा, शोक का अर्थ क्या होता है? दुख होता है। ठीक है, दुख क्यों कह रहे हैं इस नदी को? क्योंकि बंगाल में दामोदर नदी की वजह से बाढ़ आ जाती है,
जो शोक की बात है। बिहार में कोसी नदी की वजह से बाढ़ आ जाती है, जो शोक की बात है। बात की जाए गंगा की, तो यह भारत की सबसे पवित्र नदी है, पवित्र नदी है, इसे माँ के रूप में पूजा जाता है। साथ ही में यह भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी यानी कि लंबी नदी है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर, ठीक है। तो गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। साथ ही में इसे भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? भागीरथी नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। किसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी दिल्ली, ठीक। भारत का प्रवेश द्वार पूछा जाए, मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को प्रवेश द्वार कहा जाता है, अभी बताया था। माया नगरी इसे कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहा जाता है? आर्थिक राजधानी इसे कहा जाता है, ठीक है। मुंबई को यह आर्थिक राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकतर जो बैंकें हैं उनका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। और ये मुंबई जो है वित्तीय मामले में सबसे बड़ी नगर निगम है। अहमदाबाद की बात की जाए तो इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कपड़ा उद्योग जो है अधिक मात्रा में होता है, कपड़ा उद्योग, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। गोवा जो है यह राज्य है भारत का, ठीक है। गोवा के बारे में आप याद रखिएगा, इसकी राजधानी जो है वह पणजी है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के बारे में अभी हमने कुछ चीज़ें पढ़ ही ली है। भारत की राजधानी इसे कहा जाता है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। इसे कब बनाया गया? 1912 में। इसे भी हम ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न देखा जाए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कौन सा? साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वह केरल में स्थित है। केरल में अन्य भी कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि केरल में पेरियार नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। साथ ही में एराकुलम नेशनल पार्क भी बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। अन्य नेशनल पार्कों को भी हम देख लेते हैं, जैसे कि कर्नाटक की बात की जाए, कर्नाटक के नेशनल पार्क में नागरहोल नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बांदीपुरम नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क बड़ा प्रसिद्ध है। साथ ही में तमिलनाडु की बात की जाए तो अन्नामलाई नेशनल पार्क बड़ा प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दुधवा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही में पीलीभीत चंद्रप्रभा नेशनल पार्क बड़ा प्रसिद्ध है। अभी हमारा प्रश्न क्या था? साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिसका उत्तर क्या होगा? केरल। अन्य नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1905। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875 में। वर्ष 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इसे आप याद रखिएगा। बाकी वर्षों को भी देख लेते हैं, क्या महत्वपूर्ण घटना है बाकी वर्षों की। 1867 की बात की जाए तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। कौन से समाज की स्थापना? प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। पूछ लिया जाए किसके द्वारा, तो आत्माराम पांडुरंगा तथा महादेव रनाडे इनके द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। वर्ष 1919 की बात की जाए तो इस वर्ष की प्रसिद्ध घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस वर्ष की यह सबसे दुखद घटना थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो अमृतसर में स्थित है। जनरल ओडायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में जो प्रोटेस्ट आंदोलन कर रहे थे उन पर गोली चलाने के आदेश जनरल ओडायर द्वारा दिए गए थे। कब? 1919 में, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक। बात की जाए डी ऑप्शन 1905 की, 1905 वर्ष भी प्रसिद्ध है क्योंकि यह वर्ष जो था यह बंगाल विभाजन का वर्ष है। इस समय जो वायसराय जो थे वह लॉर्ड कर्जन थे।
कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कर्जन की गर्जन से बंगाल का विभाजन हुआ। कौन से वर्ष में? 1905 वर्ष में। इन बाकी वर्षों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी बलदेव सिंह, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें अन्य उपनाम से भी जाना जाता है, जैसे कि लौह पुरुष। क्या कहा जाता है इन्हें? लौह पुरुष कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वह 31 अक्टूबर को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर को हुआ। इसलिए इनके जन्मदिन पर एकता दिवस के रूप में हम भारतीय यह दिवस मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने सभी रियासतों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक, बाकी कुछ प्रसिद्ध नाम इनको भी हम ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बारे में ध्यान रखेंगे। भीमराव अंबेडकर की बात की जाए, ठीक है, तो यह भारत के पहले कानून मंत्री, भारत के पहले कानून मंत्री थे। साथ ही में यह संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। यानी जितनी शिक्षा जिसको दी जाएगी वह एक शेर के बराबर होती है। ठीक है, इसलिए सभी को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, भारत के पहले कानून मंत्री इनको बनाया गया था। बलदेव सिंह की बात की जाए तो यह जो थे भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, बलदेव सिंह। कैसे याद रखेंगे? रक्षा करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, देखिए ये 10 प्रश्न हमारे जीके के हुए हैं। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या कुछ और सुधार की आवश्यकता हो तो वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हमारा उद्देश्य जो है, केवल आप अगर क्लासें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो निःशुल्क आप तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे तरीके से शिक्षा को पहुँचाना ही उद्देश्य है। ठीक है, चलिए बच्चों अब गणित के वह प्रश्न देख लेते हैं जो पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बहुत आसानी से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई आपके दिमाग पर ज़्यादा दबाव नहीं डालूंगा। ठीक है, एक नल, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। क्या दिया है? एक नल एक टैंक को, एक नल की बात हो रही है, उस नल को क्या मान लेते हैं? ए मान लिया। ठीक है, एक नल एक टैंक को 1 घंटे में खाली करता है। कितने घंटे में खाली करता है? 1 घंटे में खाली करता है। खाली करता है यानी घट रहा है, मैंने माइनस लिख दिया। ठीक है, कर सकता है। तथा दूसरे नल को क्या नाम दे देते हैं? बी नाम दे देते हैं। उसी टैंक को 30 मिनट में, ये लिखा हमने 30 मिनट में क्या कर रहा है? खाली करता है। खाली करता है यानी घट रहा है, यानी माइनस करता है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट में 1 घंटे में दोनों अलग अलग हो गए, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए दोनों को परिवर्तन कर लेते हैं। 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट लिख लेते हैं। ठीक है, 1 घंटे को 60 मिनट भी लिखा जा सकता है। दोनों मिलकर पहला नल एवं दूसरा नल दोनों अगर साथ में आ जाए, दोनों मिलकर भरे हुए टैंक को कितने देर या कितने समय में खाली करेंगे। यानी हमसे क्या पूछा गया है? जब दोनों को साथ में शुरू कर दिया जाए तो कितने समय में वह टैंक को खाली कर देंगे, समय हमसे पूछा है। ठीक है, समय ज्ञात करना है तो समय का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कुल कार्य बटे कुल क्षमता। क्या होता है समय का फॉर्मूला? कार्य बटे क्षमता। ठीक, एक एक चीज़ों को देखिएगा। कार्य की बात करें, हमें कार्य की आवश्यकता है। कार्य कैसे निकाली जाती है? ये जो दोनों नंबर दे रखे हैं इनका जो एलसीएम होता है वही क्या होता है? हमारा कुल कार्य होता है। ठीक, दोनों नंबर कौन कौन से? 60 और 30। इसका क्या निकालना है हमको? एलसीएम। एलसीएम निकालना बहुत आसान है। बड़ा वाला नंबर कौन है? 60। 60 को काउंट करना है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, जब तक कि वो 30 नहीं आ जाता है। जैसे कि मैंने लिखा 60 एकम 60। क्या 30 के पहाड़े में 60 आता है? आता है, यानी एलसीएम कितना आ गया? 60। सीधी सिंपल सी बात है। बड़े वाले नंबर का पहाड़ा बोलो जब तक कि छोटा वाला नंबर डिवाइड नहीं हो जाए, यानी कुल कार्य कितना आ गया हमारे पास? 60। ठीक, बात करते हैं क्षमता की। क्षमता कैसे निकाला जाए? तो जो कार्य होता है उसमें समय का भाग देते हैं। 60 में 60 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1। ठीक, 60 में 30 का भाग देंगे कितना आएगा? 2। ये हो गई हमारी क्या? क्षमता। कैसे निकाली हमने क्षमता को? कार्य में समय का भाग दिया, 60 में 60 का भाग दिया 1, 60 में 30 का भाग दिया 2। हमारे पास क्षमता दोनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3। क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि दोनों साथ में काम करेंगे। कितना आ जाएगा? 3। हल करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 1 0 ऐसी की ऐसी, यानी कि 20 मिनट में टंकी को क्या कर देंगे? वो दोनों मिलकर खाली कर देंगे, क्योंकि दोनों नल ही क्या है? खाली करने वाले हैं।
ठीक है, समझ में आई। समय निकालने का फॉर्मूला कार्य बटे क्षमता। कार्य कैसे निकलेगा? एलसीएम से। क्षमता कैसे निकलेगी? कार्य में समय के भाग देने से। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं और हल करते हैं। 150, तो ये लिखा हमने 150। का मतलब होता है गुणा। का हो गया या की हो गया या के हो गया, इसका अर्थ क्या होता है? गुणा। 300, ये लिखा हमने 300। प्रतिशत, प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आएगा? 100 आ जाएगा। प्रतिशत हटता बटे में 100 आता है। बराबर की जगह बराबर। 600, 600। का बताओ, का अर्थ क्या बताया अभी मैंने? गुणा बताया। का अर्थ गुणा होता है। एक्स की जगह एक्स, और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100। प्रतिशत हटा तो बटे में 100। क्लियर है आप सभी को? चलो और आगे बढ़ते हैं। बताओ क्या लिखा है? 150 गुणा 300 बटे में कितना है? 100। हमें किसको ज्ञात करना है? जरा देखो इसमें कौन है? चर राशि कौन है? एक्स है। इसको क्या करा? अकेला छोड़ा। जिसको ज्ञात करना होता है उसे हमें अकेला छोड़ना पड़ता है। ठीक, अकेला छोड़ा तो बाकी के बराबर के इधर आएंगे। ऊपर का 600 इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा? नीचे। नीचे का 100 इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। स्थान बदल जाते हैं। देखते हैं और कैसे हल करना है इसको। बताइए क्या कुछ कट रहा है? बहुत आसान है। 100 से 100 कट गया। और बताइए क्यों क्या कट रहा है? 300 का डबल कितना होता है? 600 कट गया। अब 2 से इसको काटेंगे। 2 सती 14, 15 था। 2 सती 14, बचा कितना? 1। 1 पे 0 कितना हो गया? 10। 2 के बारे में 10, 5 बार में, यानी कि x के बराबर में क्या आ गया? 75 आ गया। यह हमारा आंसर है। आ रहा है बच्चों आप सभी को समझ में? चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, उसको हल करते हैं, कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। क्या लिखा है? किसी बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर है। किसके बारे में बात हो रही है? बेलन। आप जानते हैं बेलन की आकृति किस प्रकार की होती है? यह जो आकृति मैं बना रहा हूँ आपके सामने, यह बेलन की आकृति होती है, जिसमें 2 चीज़ें होती है। एक होती है त्रिज्या, त्रिज्या दोनों जगह समान होती है। एक होती है उसकी ऊंचाई। 2 चीज़ें होती है, त्रिज्या भी होती है और ऊंचाई होती है। यदि किसी बेलन का व्यास, हमने लिखा व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। बताइए हमें क्या व्यास की जरूरत पड़ेगी? नहीं, हमें ऊंचाई और त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो ये तो व्यास दे रखा है, जबकि हमें जरूरत किसकी पड़ रही है? त्रिज्या की। त्रिज्या जिसको हम किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। त्रिज्या की जरूरत पड़ रही है। त्रिज्या निकाली जाती है व्यास की आधी। अगर व्यास 3 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? उसकी आधी। आधी करने के लिए 2 का भाग दिया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो पढ़ लिया। व्यास दिया था तो व्यास से हमने क्या निकाली? त्रिज्या। तथा ऊंचाई, हमने लिखा तथा ऊंचाई। ऊंचाई, ऊंचाई को हाइट कहते हैं, जिसे किससे लिखा जाता है? h से। ऊंचाई व्यास की 3 गुनी है। ऊंचाई यानी कि h, व्यास यानी कि 3 की का मतलब क्या बताया अभी मैंने? गुणा। कितना गुणा है? 3 गुना। यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3 तिया 9 हो गई। हमें क्या ज्ञात करना है? तो आयतन ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है इसका आयतन। तो आपको पता होना चाहिए कि बेलन जो होता है, बेलन जो होता है, बेलन का आयतन जो है उसका सूत्र होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। बराबर की जगह बराबर, पाई की जगह, पाई का मान कुछ बोला ही नहीं है तो ऐसा का ऐसा ही रहने दीजिए। चाहे तो 22/7 भी रख सकते हैं। बात करें आर की, तो आर का मान कितना है? 3/2। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसको 2 बार लिखना है। ये लिख दिया 3/2। ओके। एच का मान कितना है बताओ? कितना दे रखा है? एच का मान 9 दिया है, तो ये हमने लिख दिया 9। सभी मान हमने कोष्टक में लिख दिए। चलो इसको हल कर लेते हैं। कोष्टक खुलता है तो क्या होता है? गुणा। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। चलो करते हैं। 3 तिया 9 का गुणा 9 में करेंगे, 9 9 81। नीचे कौन है? 2 का 2 में करेंगे 4। पाई अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा। ये रहा हमारा आंसर। पाई में ऑप्शन में पाई वाला मान दिया तो ये, पाई नहीं दिया है तो पाई का मान 22/7 रख के भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्ञान क्या रखना है हमको? बेलन के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। और बेलन में 2 विमाएँ होती है, कौन कौन सी? ऊंचाई और त्रिज्या। उसका मान यहाँ रख के हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, फिर उसको हल करेंगे। क्या दिया गया है? 120 मिनट, तो मैंने लिखा 120 मिनट। ठीक, 50 घंटे, ये लिखा 50 घंटे। का अर्थ क्या बताया था अभी? गुणा। कितना, कितना, तो हम क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं कितना है? x। कितना की जगह क्या लिखा मैंने? x। प्रतिशत है, तो ये लगाया प्रतिशत, और है का अर्थ होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। 120 मिनट
50 घंटे का x प्रतिशत है, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलो और भी इसको हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। पहले तो इनकी इकाइयाँ क्या एक जैसी है उसको देखो, नहीं है तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इकाइयों को एक जैसा करना पड़ेगा। 120 तो पहले से मिनट में ही है, ठीक, बराबर की जगह बराबर। 50 घंटे, ऐसा कैसे लिखा, घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो ये लिख दिया मैंने 60। छोटी इकाई में बदलना है तो क्या करना पड़ता है, गुणा। आगे बढ़ते हैं, गुणा x की जगह x, प्रतिशत हटेगा, बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके बच्चों, और आगे बढ़ते हैं, 120 ऐसा कैसा, बराबर की जगह बराबर। बताइए इसमें कौन सी चर राशि है जिसे हमें निकालना है, x है, तो हमें x को क्या करना पड़ेगा, अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो 50 और 60 ऊपर है, इधर आएंगे तो 50 और 60 नीचे आ जाएंगे, नीचे का 100 है, इधर आएगा तो ऊपर। गुणे में स्थान का परिवर्तन हो जाता है, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब बताइए क्या कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। और बताइए क्या कट रहा है, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, 0 ऐसा का ऐसा, 6 दूना 12 और 1 0। अब क्या कट रहा है बताओ जरा, 5 से 20, कितनी बार कट रहा है, 4 बार, यानी कि हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ, 4। क्या आ गई बात समझ में, सिंपल लगा है आपको, समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ जाता है तो कमेंट में यस कीजिएगा, और सभी प्रश्न हल होने के बाद में आपको कितने सही प्रश्न के जवाब दे पाए हैं उसका भी कमेंट कीजिएगा। साथ ही मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप हमारी क्लासों को ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो करियर पॉइंट नामली, ठीक है, जिसकी क्लासें कहाँ पर लगती है, नामली में लगती है। और अधिक संपर्क करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ताकि आपको बता दिया जाएगा समय क्लासों का क्या रहता है। ठीक है, आप दो संख्याओं का HCF, मैंने लिखा HCF दिया हुआ है कितना, 16, तथा LCM कितना दे रखा है, 160, वो लिख दिया है। यदि एक संख्या, ये लिख दी मैंने, ये एक संख्या कितनी है, 32 है, ये लिखा 32, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। HCF LCM पहले और दूसरे की, इसके बारे में अगर बात होती है, पहली संख्या दूसरी संख्या HCF LCM के बारे में बात होती है, तो इनके बीच में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्या कहा मैंने, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है, किसके बराबर होता है, LCM गुणा HCF के। किसके बराबर होता है, LCM गुणा HCF के। इस सूत्र को आप भी ध्यान रखिएगा, सूत्रों की मदद से ही आप प्रश्नों को हल कर पाते हैं। पहला नंबर क्या है, 32, ऐसा कैसा लिखा। दूसरा नंबर क्या है, पता करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि हमें नहीं पता है। LCM कितना दिया है, 160 है, और HCF कितना दिया है, 16 है, तो हमने लिखा 16। अब बताइए इसमें चर राशि कौन सी जिसको हमें निकालना है, दूसरा नंबर है, यानी हमें दूसरे को क्या करना पड़ेगा, अकेला छोड़ना पड़ेगा। जिसे ज्ञात करना पड़ता है उसे अकेला छोड़ना पड़ता है। बराबर में कौन है, 160 गुणा 16, ये 32 गुणे का है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। जरा आप देख के बताइए क्या कुछ ऊपर नीचे संख्या कट रही है, बिल्कुल 16 दूना 32, बहुत सही जवाब दिया है आपने। और 2 से 16 कट जाएगा, 2 8 16 और 0 ऐसा का, यानी आपका उत्तर कितना प्राप्त हो गया, 80। ठीक है बच्चों, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न, छठा प्रश्न देखते हैं, इसे हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों, लड़कों यानी कि बॉयज़, लड़कियों यानी कि गर्ल्स का अनुपात 7:9 है, ये लिखा मैंने 7:9 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी दे रखी है, 192 है, कुल संख्या कितनी दे रखी है, 192 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इस प्रकार के अनुपात वाले प्रश्नों को हल करना है तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि अनुपात में जो दे रखा है हमेशा उनके साथ में एक्स लिख लिया करें। ठीक, अगला, फिर आप इस ओर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, कुल संख्या। कुल का मतलब क्या होता है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, बॉयज़ भी गर्ल्स भी दोनों को लेना होता है कुल। हम दोनों इनको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 में 7 जोड़ेंगे 16x, 7x और 9x को जोड़ा क्योंकि इधर कुल दिया, इधर बॉयज़ दिया होता तो इधर बॉयज़ को लिख लेते, गर्ल्स दिया होता तो गर्ल्स लिख लेते, लेकिन यहाँ कुल दिया तो कुल को हमने लिखा। कितना दे रखा है, 192 हमें दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी राशि चर है, x है, x को निकाल लेंगे। 16 और x के बीच में कोई निशान नहीं, यानी गुणे का है, गुणे का बराबर के उस ओर जाता है तो कहाँ चला जाएगा, बटे में। ठीक है बच्चों, चलो x का मान निकाल लेते हैं, कैसे, 16 से इसको काट, 16 का पहाड़ा बोलते हैं, क्या ये कट पाएगा, 16 एकम 16, पर यहाँ तो 19 लिखा था, बचा कितना, 3, 32 हो गया, 16 के पहाड़े 32 दो बार में, यानी x का मान कितना आ गया है हमारे पास में, 12
प्राप्त हो गया। तो क्या x 12 आ गया था? हमारा उत्तर 12 है? नहीं। प्रश्न की अंतिम लाइन पढ़ो, हमें क्या पूछा? लड़कों की संख्या। हम लिखेंगे क्या पूछा हमसे? लड़कों की संख्या हमसे पूछी है। तो लड़कों की संख्या कितनी थी? 7x। यह थी 7 की जगह 7, x की जगह x का मान 12। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, यानी कि गुणा लगा देंगे। कितना हो जाएगा बताओ? 12 गुणा 7, 12 सतो 84। यानी लड़कों की संख्या कितनी है? 84। लड़कियों की पूछते तो लिख देते 9x, 9x, x की जगह 12 और 9 का गुणा करते 108, वह आ जाता। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, यह समीकरण का एक प्रश्न आ गया है। कैसे हल करेंगे? इस प्रकार के प्रश्न को हल करना है, सबसे पहले क्या करेंगे? पहले तो नंबर लिख देता हूँ मैं, ताकि प्रश्न में कुछ करूँगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। दशमलव हटाना है सबसे पहला काम। नीचे कितनी जीरो आएगी? 2 अंक है तो 2 जीरो। दशमलव हटाएंगे, 1 2 3 अंक है तो नीचे कितनी जीरो आएगी? 1 के पीछे 3 जीरो आएगी। ठीक है बच्चों, अब आगे आगे क्या करें कि हमारे पास लिखा है 242, गुणे में कितना लिखा है? 5 लिखा है केवल, आगे की जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। इनका क्या कर लेते हैं? गुणा। 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 हासिल 1, 5 का गुणा 4 में 20 और 1 21 हासिल 2, 5 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 10 और 2 कितना आ गया? 12। गुणे का चिन्ह लगा तो 5 और इसका गुणा कर दिया। सेम प्रोसेस नीचे भी करनी। गुणे का मतलब क्या होता है? ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 2 जीरो और 3 जीरो, टोटल कितनी हो जाएगी? 5 जीरो। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो बचाओ ऊपर कितना बचा है? 121। नीचे कितनी जीरो है? 2 और 2 4, 4 जीरो हटाएंगे तो 1 2 3, 4 अंकों को बना लो, उसके पहले क्या लगा दो? दशमलव। 4 जीरो हटेगी तो 4 अंक के पहले दशमलव लगेगा। यह हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक, इस प्रश्न को कैसे हल करना है, सारी चीज़ें शांतिपूर्वक से समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। और हम क्या है कि अब लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज सेट लिखेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक सिनेमा घर में कुल 60% टिकट बुक हुए। कितने टिकट? 60%। ठीक, शेष बची सीटों की संख्या। शेष बचे सीटों की संख्या कितनी है? 1200 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बुक हुए अगर 60%, तो शेष प्रतिशत में कितने बचे होंगे? हम जानते हैं प्रतिशत में टोटल कितना होता है 100। 60% अगर बुक हो गई तो बचा कितना? 40%। कितना बचा? 40%। ठीक है, बिल्कुल इस प्रश्न की तरह ही है। यहाँ कुल दिया तो हमने यहाँ कुल किया था। ओके, वैसे ही अब यहाँ पर क्या दिया? शेष बचे हुए। कितने हैं शेष बचे हुए? 1200। तो हमें क्या इधर को कुल करना पड़ेगा? नहीं, कुल का बोलता तो कुल करता। अभी शेष बचे तो इधर शेष बचे हुए कितने हैं? 40% हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं? 1% निकाल लेते हैं, यानी कि 40 का यहाँ पर कोई काम नहीं है। 40 बराबर के उस ओर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? इसके बटे में, क्योंकि यहाँ ऊपर है, इधर आया तो बटे में। क्या कुछ कट सकता है? बताइए। बिल्कुल, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से 4 दिया 12 और 1 जीरो ऐसे की ऐसी, यानी कि 1% बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 30 प्राप्त होगा। ठीक, तो क्या हमारा 1% 30 है तो 30 उत्तर? नहीं। प्रश्न की अंतिम लाइन पढ़ो, कुल कितने टिकट बुक हुए। हमसे क्या पूछा है? कुल पूछा है। कितना पूछा है? कुल। तो अभी तो हमारे पास 1 आया है, 1 बराबर कितना आया है? 30। और कुल कितना परसेंट होता है बताओ? दोनों को जोड़ोगे तो 100, यानी हमें किसका गुणा करना है? 100 का। कुल का पूछे तो 100% होता है तो 100 का गुणा कर दीजिए। बुक कितने टिकट हुए इतना पूछे तो 60 का गुणा कर दीजिए। शेष पूछे तो 40 का गुणा कर दीजिए। आ रही बातें समझ में? चलो इसको हल करते हैं। 3 एकम 3, 1 2 और 3 जीरो, ये हमने 3 जीरो लगा ली। उत्तर कितना आ गया? 3000। ठीक है बच्चों, ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। यानी कि नवा प्रश्न हम देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी, यानी कि वृद्धि और कमी की बातें कह रहा है। वृद्धि कितने की करनी है? 20% की आप वृद्धि करो यानी प्लस करो। कमी कितने की करनी है? 10% की कमी करनी है। ठीक, लंबाई में तो 20% की वृद्धि करो और चौड़ाई में क्या करना है? 10% की कमी करनी है। तो वृद्धि और कमी वाला प्रश्न दिया हुआ हो, ठीक, तो कैसे इसको हल करें? सबसे पहले जो है आप क्षेत्रफल को कितना मान लेंगे? 100। कितना मान लेंगे? 100। हमने मान लिया कि कितना माना है इसको? हमने 100 मान लिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 100 तो मान ही रखा है, गुणा वृद्धि करेंगे 20 की तो 100 में 20 की वृद्धि करेंगे कितना आ जाएगा? 120% हटेगा, बटे में कितना आएगा? 100 गुणा 10% क्या करनी है? कमी,
100 था, 10 की कमी करेंगे कितना आ जाएगा, 90% हटेगा बटे में 100। वृद्धि बोले तो 100 में जोड़ा, कमी बोले तो 100 में घटाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे हल करेंगे, कुछ कट रहा है क्या, 100 से 100 कट रहा है, और एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक, अब कितना आया बताओ, 12 गुणा 9 यानी कितना आ गया, 12 नमा की 108। ठीक, पहले क्षेत्रफल कितना था 100 और अभी कितना हो गया 8। बताओ क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई, 8% की क्या हो गई है, वृद्धि हुई है। यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, आसान था। वृद्धि बोले तो 100 में जोड़ें, कमी बोले तो 100 में घटाएं, फिर देख लें कितने की वृद्धि या कमी हुई है। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न, उसको हम हल करते हैं। देखते हैं इसको किस प्रकार हल कर पाएंगे हम। अमिता ने एक साड़ी 3200 रुपये में खरीदी, उस पर कौन सा मूल्य अंकित करें कि 4% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। ठीक है, अमिता ने साड़ी कितने में खरीदी, खरीदने को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। कितने में खरीदी, 3200 रुपये में। उस पर कौन सा मूल्य अंकित करें, अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, MRP। कौन सा हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें नहीं पता है कि 4% की छूट, छूट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट होता है कितने का, 4% का, कि 20% का, 20% का लाभ हो। लाभ का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न पूछे हों, छूट भी देना है, लाभ भी कमाना है। क्या कहा, छूट भी देना है आपको, लाभ भी कमाना है, और आपसे पूछ लिया जाए MRP या क्रय मूल्य, तो इसको निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसे आप ध्यान रखिए। क्या, MRP बटे क्रय मूल्य बराबर, MRP के सामने लिखेंगे 100 प्लस आपका प्रॉफिट परसेंटेज, नीचे क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज। प्रॉफिट कितना देना हो यहाँ, डिस्काउंट वाले को नीचे। चलो हल कर लेते हैं। MRP पता करनी है, उसको वैसा का वैसा ले लेते हैं बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 3200, ये लिखा हमने 3200 बराबर 100 में प्रॉफिट जोड़े, प्रॉफिट कितना था 20, 100 में 20 जोड़ेंगे 120, 100 में डिस्काउंट घटाए, डिस्काउंट कितना देना है 4, 100 में से 4 घटाएंगे 96। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। और आगे देखते हैं, बताओ इसमें चर राशि कौन सी जिसको हमें निकालना है, MRP को निकालना है, यानी कि हमें MRP को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो इधर कौन है, 120 बटे में 96 है, 3200 नीचे है, बराबर के इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा। ठीक, नीचे वाला बराबर के उधर जाता है तो ऊपर चला जाता है। बताओ यहाँ पर कुछ चीज़ें कट रही हैं क्या, बिल्कुल कट रही है, जैसे कि 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 0 ऐसा का ऐसा, 12 से इसको काटें तो क्या आ जाएगा, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 584, 12 आठी 96, 8 बार में इसको हमने काट दिया। अब बताइए और कुछ कट रहा है, बिल्कुल 8 से 32 बराबर, सही जवाब है, 8 चौक 32, 2 जीरो ऐसे की ऐसी, यानी कि हमें MRP कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 का 4 में गुणा करेंगे 4, और पीछे जीरो कितनी हो गई, 1 2 3, यानी हमें MRP 4000 रखना पड़ेगा। आगे बात समझ में। कैसी लगी बच्चों क्लासें, जो भी हो कमेंट में जवाब दीजिएगा, अच्छी लगी है तो भी, कुछ सुधार करना है तो भी। धन्यवाद।